हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह चर्चित मुद्दा क्या है? अमेरिका में मध्यावधि चुनाव। अमेरिका में दरअसल 8 नवंबर को मध्यावधि चुनाव हुआ है और इसी के संदर्भ में आज की चर्चा में हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस चुनाव के कंटेक्स्ट में हम पहली बात तो ये समझेंगे कि आखिर यह मध्यावधि चुनाव होता क्या है अमेरिका के कंटेक्स्ट में, और दूसरी बात यह कि मध्यावधि चुनाव क्यों हुआ, ठीक है। और तीसरी बात हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव का अमेरिका की राजनीति के साथ साथ वैश्विक राजनीति के संदर्भ में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला जो इसका पक्ष रहेगा वह तो IR के बेस पर रहेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बेस पर रहेगा। और दूसरा जो इसका पक्ष रहेगा, दूसरा पक्ष रहेगा राज्य व्यवस्था के बेस पर, है ना। राज्य व्यवस्था के बेस पर इसलिए रहेगा कि आज की चर्चा में हम यह भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का जो आधार है, क्या यही आधार भारत में भी मध्यावधि चुनाव का है? क्या अमेरिका में जिस तरीके से व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, क्या भारत में भी ठीक उसी तरीके से संसदीय व्यवस्था है? हम इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही भारत में राष्ट्रपति के संदर्भ में, अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो शक्तियां हैं, इसके संदर्भ में हम हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज इस पूरे मामले को हम एक एक करके समझते हैं। देखो, पहली बात यहां पर यह समझनी है कि भारत में जो संसद है इसमें 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर? उसी तरीके से जो अमेरिकी संसद है, अमेरिकी संसद में भी राष्ट्रपति होते हैं, उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। यानी कि जिस तरीके से भारत में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरीके से अमेरिका में सीनेट उच्च सदन होता है, ठीक है। जिस तरीके से भारत में लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी तरीके से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा निम्न सदन होता है, निम्न सदन के तौर पर काम करता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि सभा, ठीक है। यहां तक की संरचना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही हो। जो सीनेट होता है, सीनेट में कुल 100 सीटें होती हैं और जो प्रतिनिधि सभा होता है उसमें टोटल 435 सीटें होती हैं। क्लियर? वर्तमान में जो मध्यावधि चुनाव हुआ 8 नवंबर को, वह चुनाव दरअसल प्रतिनिधि सभा के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि राष्ट्रपति का जो 4 साल का कार्यकाल होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसमें हर 2 वर्ष बाद एक चुनाव आयोजित किया जाता है। ये अमेरिकी संविधान में लिखा हुआ है और उसी के आधार पर यह चुनाव आयोजित किया गया। तो चूंकि 4 साल के कार्यकाल के दौरान मध्य अवधि में यानी कि 2 साल के बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है, इसीलिए इसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। क्लियर? यहां पर आप इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे होंगे कि आखिर यह मध्यावधि चुनाव क्यों हुआ। क्लियर? और प्रतिनिधि सभा में जो भी व्यक्ति चुन कर करके आता है, वो मैक्सिमम 2 साल के लिए ही निर्वाचित होता है, ठीक है। ये हम अमेरिका की बातचीत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ते हैं प्रतिनिधि सभा के लिए, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरीके से भारत में लोकसभा के लिए उम्मीदवार जो होते हैं वो 25 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। जब हम बात करें सीनेट में, तो सीनेट जो है एक तरीके से राज्यसभा की तरह काम करता है और यहाँ पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और यह जो उम्मीदवार होते हैं जो चुन कर करके आते हैं, वो 6 साल के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर 2 वर्ष बाद निर्वाचन होता रहता है ना। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार भी कुल 35 सीटों के लिए निर्वाचन
किया गया 8 नवंबर को। क्लियर। लेकिन मध्यावधि चुनाव किस कारण से हुआ है? तो इस कारण से हुआ है, प्रतिनिधि सभा में चुनाव के कारण मध्यावधि चुनाव इसे कहा गया। मेरे ख्याल से अभी तक की जो स्थिति है ये आप समझ रहे होंगे। इसको हम साथ साथ भारत में जो संरचना है, संसदीय व्यवस्था है, उसके साथ में भी हम लोग देख कर करके चल सकते हैं। भारत में राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरीके से सीनेट और प्रतिनिधि सभा। क्लियर। लेकिन भारत में जो मध्यावधि चुनाव होता है उसका फैक्टर अलग रहता है, उसका कारण अलग रहता है। भारत में जब भी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव के बाद जो सरकार बनती है वह 5 साल के लिए बनती है। तो इसमें 2.5 वर्ष बाद कोई चुनाव एज सच नहीं होता है। किसी विशेष परिस्थिति में ही, मान लीजिए कि सरकार अल्पमत में आ गई, यदि सरकार जो है विश्वास खो बैठी सदन में, लोकसभा में, है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो तभी ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव की बारी आती है भारत के संदर्भ में, है ना। अमेरिका की तरह वहां पर निश्चित तौर पर यह नहीं है कि 2.5 वर्ष बाद चुनाव कराना ही कराना है। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो निश्चित तौर पर 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कितने साल के लिए निर्वाचित होते हैं? 2 साल के लिए। यह एक बेसिक अंतर है। दूसरा बेसिक अंतर क्या है? दूसरा बेसिक अंतर यह है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय अमेरिका में 4 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इन केस प्रतिनिधि सभा में इनको बहुमत नहीं मिला तो फिर ये अपना पद त्याग देंगे, ऐसा नहीं है ना। जबकि भारत में एक अलग स्थिति रहती है। भारत में यदि लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो फिर प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना होता है ना। यहाँ पर जो एक अलग फैक्टर है वह यह भी आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था काम करती है ना। संसदीय प्रणाली कहां पर? तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको कहते हैं, है ना। लोकसभा और राज्यसभा इस तरीके से, और लोकसभा में सरकार को बहुमत मिला रहता है तब वो सरकार चलाती है कि नहीं। लेकिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रणाली, है ना। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये औपचारिक प्रमुख भी हैं और वास्तविक प्रमुख भी। भारत में जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो केवल औपचारिक प्रमुख रहते हैं, संवैधानिक प्रमुख रहते हैं। कार्यकारी प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन होता है भारत में? तो वो प्रधानमंत्री होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये अभी तक की स्थिति आप समझ गए होंगे कि आखिर यह मध्यावधि चुनाव क्यों हुआ, और क्या अमेरिका की संसद का, जिसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है ना, उस कांग्रेस में 2 सदन होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस की। आगे वर्तमान में जो स्थिति है, 8 नवंबर के चुनाव के बाद अभी तक पूरा का पूरा रिजल्ट सामने नहीं आया है। अभी जो अमेरिका के दोनों महत्वपूर्ण दल हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इन दोनों दलों को सीनेट में और फिर प्रतिनिधि सभा में जो सीटें मिली हैं वो देखने की आवश्यकता है। यहां पर 2 चीजें समझिए कि इस मध्यावधि चुनाव के पहले, ध्यान रखिएगा कि इस मध्यावधि चुनाव के पहले सीनेट में दोनों दलों को 50-50 सीटें हासिल थीं, है ना। दोनों दलों को 50-50 सीटें हासिल थी, दोनों ही संतुलन में थे। और चूंकि डेमोक्रेट की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस ही सीनेट की सभापति हैं, और इस कारण से उनको टाई होने की स्थिति में, दोनों पक्षों में यदि टाई हो जाता है किसी भी मत को लेकर करके, तो फिर वे अपना फाइनल वोट देती हैं, और इस लिहाज से पलड़ा डेमोक्रेट के पक्ष में भारी रहता है। वर्तमान की स्थिति यही है। लेकिन चूंकि अब चुनाव हो चुका है, मध्यावधि चुनाव हो चुका है, और इनमें से 35 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, और इनमें से 32 सीटों पर अभी रिजल्ट आ चुका है, अभी 3 सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है। और वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है दोनों दलों की, वो क्या दिख रही है? 48 और 48 की दिख रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अभी ये देखना होगा कि ये जो 3 सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें डेमोक्रेट के पास जाती हैं और कितनी सीटें रिपब्लिकन के पास आती हैं, ठीक है। यदि हम प्रतिनिधि सभा की बात करें
तो 435 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया और इसमें 192 सीटें अभी डेमोक्रेट के पास गई हैं और 211 सीटें रिपब्लिकन के पास गई। तो अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में रिपब्लिकन पार्टी जो है अमेरिका में, वह प्रतिनिधि सभा में बहुमत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि यदि इसे बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो अपना 4 साल का कार्यकाल निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, है ना। लेकिन यदि बहुमत मिल जाता है रिपब्लिकन पार्टी को तो उसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक की स्थिति जो है वो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव आयोजित किया गया और इस चुनाव में कुछ एशियन अमेरिकन व्यक्ति भी सुर्खियों में रहे हैं, उनके बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। ये हैं अरुणा मिल्लर, है ना। ये डेमोक्रेट की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी और इन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। मैरीलैंड से, मैरीलैंड एक जगह का नाम है अमेरिका में, वहां पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, एलजी के तौर पर वे जीत गई, है ना। एलजी के पद के लिए वो चुनाव में खड़ी हुई थी और ये इस चुनाव में जीत हासिल की है, ठीक है। दूसरी तरफ ये हैं नाबिला सईद। ये भी भारतीय अमेरिकी हैं और ये इलियोनिस जनरल असेंबली से चुनाव जीती हैं और ये भी डेमोक्रेट से ही संबंधित है और ये सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी। इन्होंने भी इस चुनाव में जीत हासिल की है। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा जरूरी थी, ये इनके नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि मध्यावधि चुनाव 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव को जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा था कि यदि इस चुनाव में जो बाइडेन साहब के अगेंस्ट में यदि वोट पड़ जाता, ज्यादा वोट पड़ जाता, तो फिर इससे यह पता चलता कि इनकी छवि अमेरिका में, अमेरिकी जनता में सही नहीं है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी को एक तरीके से फैक्टर मिल जाता, एक तरीके से कारण मिल जाता इनके अगेंस्ट में अपनी आवाज बुलंद करने का, है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में यह जो चुनाव है, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। दूसरी बात यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लग रहा था कि भाई यदि फुल मेजोरिटी के साथ वह इस चुनाव में सामने आता है तो फिर रेड वेव के तौर पर उसे देखा जा रहा था, यानी कि वह जो है डेमोक्रेट के अगेंस्ट में बहुत जोर शोर से फिर अभियान चला सकता था और किसी भी कानून को पारित करने में रिपब्लिकन का बहुत ही बड़े पैमाने पर एक तरीके से अड़ंगा आ सकने की संभावना देखी जा रही थी। वर्तमान में जिस तरीके से ये आंकड़े दर्शा रहे हैं दोनों ही दलों के कॉन्टेक्स्ट में, इससे ये पता चलता है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है ना। और इस लिहाज से दोनों ही दलों को सामंजस्य के साथ आगे काम करना होगा। क्लियर। यहां क्यों हुआ मध्यावधि चुनाव, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आखिर क्यों हुआ मध्यावधि चुनाव, इस पर हम आगे बात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा ये समझिए कि भाई चुनाव से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो क्या क्या थे। पहला मुद्दा था गर्भपात कानून को लेकर करके। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात कानून को लेकर करके हाल ही में एक निर्णय दिया था जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है और इसको लेकर करके अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की स्थिति भी देखी गई थी। दरअसल वर्ष 1973 में एक मामले में रो बनाम वेड नामक वह मामला सामने आया था। तो उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अमेरिका में जो महिलाएं हैं उनको गर्भपात का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उस निर्णय को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में यह निर्णय दिया था, ठीक है ना। तो इसी को लेकर करके विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी जा रही थी। वर्तमान में जो अमेरिकी सरकार है वो चाहती है कि अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का संरक्षण मिले और यदि वह इस चुनाव में जीत हासिल करती है, इस चुनाव में यदि उसका पलड़ा भारी रहता है तो फिर वह इस संदर्भ में आगे कानून लाने की भी तैयारी में है। दूसरी ओर
बंदूक नियंत्रण से जुड़ी गतिविधि के कंटेक्स्ट में भी अमेरिकी सरकार चाहती है कि इससे संबंधित कोई कानून बनाया जाए ताकि दिन दहाड़े जो हत्याएं होती हैं अमेरिकी सड़कों पर, उस पर पाबंदी लगाई जा सके। तीसरी बात, जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी अमेरिकी सरकार संजीदा से विचार कर रही है। चौथी बात, अपराध, और पांचवी बात, आप्रवासन की नीति को लेकर करके भी इस समय अमेरिका में चुनावी माहौल देखा गया है ना। तो इन सभी मुद्दों को इस चुनाव में उठाया गया था और इसी के संदर्भ में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। आगे बात करते हैं कि भाई इस चुनाव के परिणाम के आधार पर अमेरिकी राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाई यदि जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी को यदि इस चुनाव में बहुमत मिलता तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले 2 वर्षों में वह यह सोचती, यह कहती कि अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान में जिस तरीके से अपने पैर पीछे हटाए, अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन को जिस तरीके से समर्थन दिया है, इसका आधार बताए, है ना। और साथ ही जो 2021 में 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के एक बहुत बड़े स्थल पर, कैपिटल हिल नामक स्थल पर जो एक दंगाई स्थिति देखी गई थी, उसके अगेंस्ट में जो एक समिति की बात की जा रही थी, समिति बैठाई गई थी, उस समिति को भी वापस लेने की कवायद की जाती है कि नहीं, यदि रिपब्लिकन पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिलता तो। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है। तो इसलिए यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि अब ये दोनों दल, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, किस तरीके से आगे आने वाले 2 वर्षों में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो इन्हीं स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो ये मध्यावधि चुनाव हुआ है वो अमेरिका के आने वाले 2 वर्षों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह भी है कि यदि इस चुनाव में जो बाइडेन सरकार को बहुमत हासिल होता है या फिर वो इस चुनाव में अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखते हैं, तो फिर यूक्रेन के साथ में जो उनका एक संबंध है और जो एक वैश्विक माहौल है, वो उस पर कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल सकता है ना। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन को इस चुनाव में बहुमत मिलता तो इसका एक व्यापक प्रभाव निश्चित तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको पता होगा कि वे विश्व व्यापार संगठन से या फिर कहें यूनेस्को से या फिर पेरिस जलवायु समझौते से अपने पैर पीछे हटा लिए थे। तो ऐसे में ये सारी स्थितियां यहाँ पर कुछ अलग तस्वीर बयां करती। लेकिन वर्तमान में ऐसी संभावना है कि इस चुनाव में दोनों दलों को बहुत अधिक फायदा नहीं होने वाला है और न ही बहुत अधिक नुकसान होने वाला है ना। जहां तक बात है भारत के साथ अमेरिका के संबंध की, तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि चाहे वो रिपब्लिकन दल की सरकार हो अमेरिका में या फिर डेमोक्रेट दल की सरकार हो अमेरिका में, भारत का दोनों दलों के साथ में जो संबंध रहा है, दोनों दलों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ में जो संबंध रहा है, वह एक संतुलनकारी संबंध रहा है ना। इस लिहाज से अमेरिका के साथ भारत का जो संबंध वर्तमान में है, उस पर एज सच कोई खासा प्रभाव पड़ता नहीं दिखता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल एक नजर देख लीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव के निहितार्थ को समझाइए। दूसरा है, क्या आपको लगता है कि भारत में भी मध्यावधि चुनाव का आधार एक समान ही रहता है? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर सवाल के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि भाई जो मध्यावधि चुनाव का निहितार्थ है वो क्या हुआ अमेरिका में। दूसरा है कि जो भारत में मध्यावधि चुनाव की स्थितियां रहती हैं, क्या एक वही आधार अमेरिका में भी है? और इसके बारे में हमने डिस्कस किया भी, क्या भारत में आधार रहता है और अमेरिका में क्या आधार रहता है, इसको आपको एक एक करके बताना हो। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।